मैं आपका सीए राकेश कुमार। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहा हूं। ये चर्चा का विषय है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। बेसिकली क्या है, अपने देश के अंदर में गरीबों के कल्याण के लिए, उसके एजुकेशन के लिए, उसके मेडिकल के लिए, वन संपदा को संरक्षण करने के लिए, साथ ही योगा के लिए और किसी ऐसा और अन्य ऑब्जेक्ट जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी का है, अगर वो हम करते हैं समाज में, समाज के लोगों के लिए, तो हमें इनकम टैक्स के अंदर में रिलीफ दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो इस क्रम में मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि भाई आखिर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन होता क्या है, वो बनता कैसे है। ठीक है। ट्रस्ट स्पेलिंग है TRUST। अगर ट्रस्ट के शाब्दिक मीनिंग पे आप जाना चाहेंगे तो ट्रस्ट का मतलब पता चलेगा विश्वास। क्या होता है? विश्वास। ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति आप पे विश्वास कर रहा है। किस बात के लिए? कि आप पे उसने कहा कि भाई मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कमाई में से एक छोटा सा रकम निकाल करके देता हूँ, या जो भी मेरी हैसियत है उस हिसाब से रकम देता हूँ। आप उस रकम को डेवलप कीजिए, उस संपत्ति को आप डेवलप कीजिए, उससे अर्निंग कीजिए और हमारे द्वारा जो मेरे मन की भावना है उसको आप पूर्ति कर दीजिए। क्या कीजिए? मेरी मन की जो भावना है उसकी पूर्ति कीजिए। मन की मेरी भावना क्या है? मेरे मन की भावना है गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया जाए। मेरे मन की भावना क्या है? मैं एक स्कूल खोलूं, मैं कोई कॉलेज खोलूं। मेरी मन की भावना क्या है कि मैं मेडिकल असिस्टेंस दूं गरीबों को, हार्ट बीमारी में उसका इलाज कराऊं। मेरी मन की भावना क्या है कि भाई कोई मॉन्यूमेंट है या हिस्टोरिकल प्लेस है या कोई वाइल्ड लाइफ है, उसका मैं संरक्षण करूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो इस तरह की चीज़ों को संरक्षित करते हैं, यानी कि शेर, चीता, भालू, वन्य प्राणियों का संरक्षण देते हैं। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, मुझे योगा करनी है, योगा को संरक्षण करना है। तो इस तरह के जो लोग कार्य करते हैं उसको हमारे इनकम टैक्स के अंदर में भी काफ़ी तरह के छूट दिया गया है। ठीक है। बेसिक इसका उद्देश्य क्या होता है? अब जो मैंने अपनी भावनाएं आपके सामने रख दी, तो उस भावना का उद्देश्य क्या है? उस भावना का उद्देश्य है कि ये है कि भाई समाज का उत्थान हो। उसके लिए मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने अपने धन से एक कोष का संचयन किया, बनाया। उस कोष को देख रेख करने वाला एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति हमने अपॉइंट कर दिया। वो व्यक्ति उस चीज़ को अर्जन कर रहा है और मेरी जो भावनाएं अभी हमने जो बताई आपको, उसके निहित वो कार्य करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम ट्रस्ट का निर्माण कहते हैं। इसमें कौन हो गया? जो व्यक्ति थोड़ा सा धन निकाल करके किसी खास उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए देता है, उस व्यक्ति को हम ऑथर या सेटलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑथर या सेटलर। ऑथर यानी कि जो ट्रस्ट लिखने वाला है। ठीक। जिस व्यक्ति पे मैं विश्वास कायम करता हूँ वो क्या कहलाता है? वो ट्रस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रस्टी। अब मैंने अपनी धन के उसको देख रेख करने के लिए जिस व्यक्ति को ये अपॉइंट करता हूँ या हक देता हूँ, उसको हम ट्रस्टी बोलते हैं। ठीक है। अब ट्रस्ट के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? तो एक लिखित न्यास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो रिटेन होना चाहिए। उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, एरिया ऑफ वर्किंग क्या होगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ट्रस्ट के समापन पे क्या होगा, ट्रस्ट किस नेचर का है। नेचर इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स
चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए ही आपको छूट देती है, ठीक है ना। अब चैरिटेबल और रिलीजियस क्या है वो एक अलग विषय है, उस पर अलग से बात करेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि चैरिटी के लिए जो आप ट्रस्ट निर्माण करते हैं उसी के ऊपर इनकम टैक्स के अंदर का जो दायरा है उस पर जो लाभ मिलता है आपको। अभी हम बात कर रहे थे ट्रस्ट डीड में हमें क्या क्या चीज़ दिखाना है, वो हमने ऊपर की बातें कर ली। नाम हो गया ट्रस्ट का, एरिया ऑफ वर्किंग हो गया, क्या मेन ऑब्जेक्ट रहेगा उसका, है ना। ट्रस्ट के समापन के ऊपर में उसके धन संपत्ति का क्या होगा, ट्रस्ट का अकाउंटिंग क्या होगा, ऑडिटिंग क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों को हम उसमें सारी बातों को लिख देते हैं। एक ट्रस्ट डीड हमारा बन जाता है। उस ट्रस्ट डीड पे जितने भी हमारे ऑथर होते हैं वो साइन करते हैं। फिर उसका हम लोकल रजिस्ट्रार जहाँ पे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है हम उनके पास जाते हैं और वहाँ पे उनका वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। इस तरह से मेरे ट्रस्ट का निर्माण हो जाता है। फिर उस ट्रस्ट डीड के आधार पे हम पैन कार्ड बनवा लेते हैं। पैन कार्ड बनने के बाद में हम अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं और ट्रस्ट की गतिविधि यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। ठीक, जब गतिविधि हमारी प्रारंभ हो जाती है तब हमारा इनकम टैक्स का नियम लागू होता है। अब इनकम टैक्स कहता है कि सबसे पहले आप अगर कोई चैरिटी का काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमारे पास रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके सारे इनकम के ऊपर में टैक्स लगा दूंगा भैया। जो एक नॉर्मल एओपी का टैक्सेशन होता है या जो भी विधि विधान है उसके हिसाब से एज पर लॉ हम आपको टैक्स वसूल करेंगे। अब हम जैसा ऑथर बोलता है जिसने ट्रस्ट बनाया हुआ है, कहता है अरे यार हम तो समाज के काम के लिए कर रहे हैं, हम तो गरीबों को उठाने के लिए काम करेंगे, हम बीमार लोगों की चिकित्सा का काम करेंगे और हमसे ही आप टैक्स वसूल कीजिएगा। उसके मन में एक बड़ी व्यग्रता आ जाती है कि भाई समाज का काम भी कीजिए और हम टैक्स भी भरें। तो कहा ठीक है हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? उसका नियम है सेक्शन 12AA। ठीक, सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन की बात करता है। अब कहता है कि इसके ऊपर इनकम टैक्स के 2 से 3 सेक्शन बृहत रूप से लागू होते हैं। सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 30। असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट की जो बात होती है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 से। हम सबसे पहले सेक्शन 1 सबसेक्शन 11 की 11(1) की चर्चा करने से पहले हम आपसे छोटा सा रखना चाहेंगे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ क्या होता है। जैसा कि हमने पहले भी आपके सामने रख दिया। अब चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को जो परिभाषित किया गया है इनकम टैक्स लॉ के अंदर में, उसकी जो सेक्शन है वो सेक्शन है 2(15). ठीक, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 कहता है कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें क्या शामिल है? रिलीफ टू द पुअर, गरीबों का राहत देना। दूसरा क्या है? एजुकेशन, यानी शिक्षा के लिए आपने काम करना। तीसरा क्या है? मेडिकल रिलीफ, यानी कि हेल्थ के लिए आप काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर कहा प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण के संरक्षण के लिए आप काम कर रहे हैं। उसमें क्या शामिल है? कोई वाटर शेड या फिर कोई फॉरेस्ट, कोई जंगल या फिर कोई वन्य प्राणी, विल्ड लाइफ। ठीक है, किसी तरह का मॉन्यूमेंट समझते हैं क्या होता है? जो ऐतिहासिक जगह है, जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के अंदर में है, अमृतसर का वाहेगुरु जी का जो टेम्पल है स्वर्ण मंदिर, उसको मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे स्वर्ण मंदिर है। लाल किला, ठीक है, दिल्ली का पुराना किला, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं हम उसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। या कोई ऐसा जगह जो स्पेशल इम्पोर्टेंस का है, ठीक है ना,
उसके संरक्षण का हम काम करते हैं, तो वो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर में शामिल हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर मैं कोई योगा का काम करता हूँ, योग सिखाता हूँ दुनिया को, बाबा रामदेव योगा सिखाते हैं, तो कहा अगर मैं योगा भी सिखाता हूँ ना, तो वो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के अंदर में आएगा। फर्दर उन्होंने कहा गया ये 6 चीज़ें हो गई। 6 चीज़ें क्या हो गया? रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, फिर योगा, और फिर 7वां लिंब इसमें है एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज। ठीक, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज, ये हमारा डिफिनीशन हो गया। अब इस डिफिनीशन को हमको समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। इस डिफिनीशन के अंदर में एक प्रोविजो भी जोड़ दिया गया। प्रोविजो क्या जोड़ा गया है वो समझ लीजिए। अब बहुत सारे लोग क्या किए, ठीक है, वो मेडिकल रिलीफ का काम नहीं करते थे, एजुकेशन के लिए काम नहीं किए, रिलीफ टू द पुअर का काम नहीं किए, वातावरण के संरक्षण, इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए भी काम नहीं किया, योगा के लिए भी नहीं किया, मॉन्यूमेंट का प्रिजर्वेशन भी नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे काम किए जिसमें कहा कि भैया ये जनरल पब्लिक यूटिलिटीज़ का है ना। और वो लोग क्या किए, उसके जरिए व्यवसाय शुरू कर दिए। अब जैसे कोई हॉस्पिटल चल रहा है, हॉस्पिटल के अंदर में दवाखाना है, केमिस्ट की शॉप है, टेस्ट लैब है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना हॉस्पिटल के अंदर में। तो ये क्या है, उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए इंसिडेंटल है, ज़रूरी है। ठीक है। तो जो ऊपर के 6 लिंब हमने डिस्कस किए, उस 6 लिंब के अंदर में अगर कोई आप कमर्शियल एक्टिविटी भी आप करते हैं तो वो कमर्शियल एक्टिविटी आपका अलाउड है। जैसे हमने अभी हॉस्पिटल की बात करी, हॉस्पिटल में कैंटीन चलाना, हॉस्पिटल में केमिस्ट की शॉप चलाना, हॉस्पिटल में टेस्ट चलाना, टेस्ट लैब जो होता है, फिर हॉस्पिटल के अंदर में हम किसी अन्य तरह का कोई भी चीज़ है वो हम करते हैं, कमर्शियल नेचर का है, हम उसके लिए हैफ्टी फीस भी चार्ज करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा वो अलाउ होता है कमर्शियल एक्टिविटी, एनी नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस। ये 6 दिन के लिए अलाउ है ऊपर वाले में है। अब जैसे बिल्ड लाइफ का है, आप क्या किए, आप कोई सफारी में चले गए घूमने के लिए जंगल के अंदर में। जैसे ही आप जंगल में गए, वहाँ पे जो रिजर्व करने वाला बंदा खड़ा है गेट पे, उसने कहा भैया इसके आगे आपकी गाड़ी अलाउ नहीं करेंगे। अब इससे आगे आपको जाना है जानवरों को देखने के लिए, जंगल घूमने के लिए, तो आपको हमारी गाड़ी में जाना पड़ेगा। हमारी गाड़ी में हम आपसे 2-2 हज़ार रुपये पर पर्सन चार्ज करेंगे। ठीक है। हम अंदर चले गए, फिर कहा कि अरे भैया आपको अपना पानी नहीं पीना है, आपको प्यास लगी है सो ठीक है, लेकिन पानी आपको अपनी बोतल का नहीं पीना है। पानी कहाँ का पीना है, हमसे खरीदना है। हम 10 रुपये की बोतल आपको 40 रुपये में देंगे, आपको लेना पड़ेगा। लोग लेते हैं, भूख लगती है, घूमते घामते, वहाँ भी वो कमर्शियल नेचर का उपयोग कर रहे हैं। एक्टिविटी टोटल कमर्शियल है, वो बहुत पैसा चार्ज कर रहे हैं, फिर भी उस लिमिट के अंदर में वो अलाउ है। ठीक है। लेकिन अब योगा है, अब रामदेव जी क्या करते हैं, पतंजलि के अंदर में पूरा योगा का क्रम बना के रखे हुए हैं, इन हाउस योगा क्लासेस देते हैं और हैफ्टी फीस चार्ज करते हैं। तो कहा कि भैया ये अलाउ है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कहानी है, पॉलिटिकली जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने उसको करवाया। अब हम चले आते हैं कोई मॉन्यूमेंट के संरक्षण के लिए, जैसे ताजमहल है। अब ताजमहल देखने आप लोग जाते हैं तो आपसे भी फीस चार्ज की जाती है और फॉरेनर से भी चार्ज की जाती है, लेकिन जो फॉरेनर से फीस चार्ज की जाती है दैट अमाउंट इज टू मच हायर देन डोमेस्टिक पीपल चार्जेस। जो यहाँ के लोग हैं उसके जो चार्जेस हैं उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो क्या वो कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे उस 6 लिंब के अंदर में कवर है। लेकिन जो मेरा 7वां लिंब है, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उसके अंदर में तमाम झगड़े हैं।
उसमें कहा गया कि भैया इस लिमिट में अगर आप कवर हो तो आप ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस नेचर की कोई एक्टिविटी आप नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है। अब हुआ क्या, इसके पीछे की कहानी है, सरकार ने कह दिया कि भाई जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, एजुकेशनल एक्टिविटी, मान लीजिए एजुकेशनल एक्टिविटी के ऊपर ही इस तरह की बातें थी या और भी चीज़ें थी। प्राइवेट ट्यूशन वालों ने क्या किया, अपनी ट्यूशन खोल ली, है ना। उसने कहा कि भाई मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ, मेरा भी आप इसमें एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है। तो कहा कि ना, ये तो तुम्हारा जनरल पब्लिक यूटिलिटी है लेकिन चैरिटी नहीं है, हम इसको तुमको इस दायरे में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। उसको मना कर दिया। फिर जो इस तरह के नेचर के काम करने वाले लोग थे वो रोते रोते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अरे मेरे माई बाप, मैं भी तो यही काम करता हूं जो वो करता है, तो उसका ट्रेड कॉमर्स बिजनेस एक्टिविटी आपने अलाउ कर दिया, मेरा ट्रेड और कॉमर्स का जो एक्टिविटी है, जो मेरा नेचर है, आप उसको अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने गुहार लगाई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा भी मैं अलाउ करता हूँ, लेकिन तुम पे मैं 2 कंडीशन इम्पोज करूँगा। क्या कंडीशन रखूँगा? पहली शर्त यह है कि तो जो तुम ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस नेचर का कार्य करोगे वो तुम्हारा इंसिडेंटल टू अचीविंग द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। यानी कि जो तुम काम कर रहे हो उसको अचीव करने के लिए वो कार्य जरूरी होना चाहिए। और दूसरा क्या कहा कि जो तुम्हारी टोटल रिसीट होगी ना, तुम्हारे इंस्टीट्यूशन का, ट्रस्ट का, इस नेचर का जो बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस एक्टिविटी का जो नेचर होगा, उसका रिसीट तुम्हारे टोटल रिसीट से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेट्स से कि टोटल ट्रस्ट को 2 भाग में हमने बांट दिया। कैसे? ट्रस्ट को क्या मिलता है? दान मिलता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। ट्रस्ट को कॉर्पोरेट डोनेशन मिलता है, ट्रस्ट को गवर्नमेंट से कुछ कंट्रीब्यूशंस भी मिलते हैं, ट्रस्ट को उसके जमा जो रकम है उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है। फिर वो अदर ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कोई ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस एक्टिविटी का भी काम कर रही है। कहा कि टोटल रिसीट जो तुम्हारा होगा उसका, और जो टोटल तुम्हारा इस नेचर का इनकम जो है वो टोटल रिसीट का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब लेट से कि मैंने कोई ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस एक्टिविटी करी, उसका मैंने अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट बना के रखा हुआ है और वहाँ से लेट से हमको पैसा मिला 20 लाख रुपये। ठीक है। और मुझे डोनेशन के रूप में, अन्य रूप में हमें पैसा मिला 80 लाख रुपये टोटल उधर में। टोटल इनकम मेरी कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपया हो गया। अब 20 लाख रुपया मेरा ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस एक्टिविटी नेचर का है, तो क्या हुआ, वो अलाउड होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो 20% से 20% तक है तो वो अलाउ हो जाएगा। अब यहीं पे वो 25 लाख रुपया होता तो क्या वो अलाउ होता? नहीं, क्योंकि वो 20% के लिमिट को क्रॉस करेगा। ठीक है ना। ये रहा हमारा चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का डिफिनीशन। अब हम आगे इसके टैक्सेशन की बात करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बहुत रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और हमने इस पर काफ़ी मेहनत करी है। प्रैक्टिकली भी मैं इस काम को कर रहा हूँ। ठीक है। और समाज के कल्याणार्थ भी मैं इस काम को करता हूँ, इसलिए इस पर मैं आपसे आशा करूँगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें हमारे ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन चलाने वाले भाइयों को समझना चाहिए और उसके अनुरूप उसको अपनी टैक्सेशन की प्लानिंग करनी चाहिए। नमस्कार, आशा है वीडियो अच्छा लगे।